दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखो बट सीखने के हिसाब से। अब देखिए मार्केट की अपडेट्स पे आते हैं। आज के दिन निफ्टी ने क्लोज की न्यूट्रल, यानी तेजी मंदी यहाँ पे नहीं थी। कल की जो क्लोजिंग थी 25,104 के आसपास, उसी के आसपास आज के दिन निफ्टी ने क्लोज किया। निफ्टी बैंक में गिरावट है, यानी प्रॉफिट बुकिंग है। मिड कैप ने भी न्यूट्रल क्लोजिंग दी, स्मॉल कैप ने भी न्यूट्रल क्लोजिंग दी। ऐसा कैसे हो गया, आगे चल के उसके ऊपर बातचीत करते हैं। बाकी आधी जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स प्लस में और आधी कंपनीज के स्टॉक माइनस में है। इसके बाद में दोस्तों अगर आप देखोगे सेक्टर्स को, तो आपको यहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिलेगी, जिसमें आधी जो सेक्टर है वो प्लस में है और आधे सेक्टर्स माइनस में है। तो प्लस माइनस ये दोनों चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। तो जब भी दोस्तों इस तरह की सिचुएशन होती है, इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो न्यूट्रल हो, बंद हो, क्लोजिंग न्यूट्रल हो, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हो सकता है इन्वेस्टर्स की जो कंपनीज़ हैं वो इन सेक्टर से बिलोंग करती हो, टॉप होल्डिंग, और कुछ इन्वेस्टर्स की जो कंपनीज़ है वो यहाँ पे बिलोंग करती हो। तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरह से क्लोजिंग देखने को मिली है। बाकी आज के दिन निफ्टी आईटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 2% के आसपास का जंप है। अच्छी तेजी आने के पीछे का रीज़न क्या है उसको चेकआउट करते हैं। आईटी कंपनीज़ के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं, फंड्स के ऊपर बातचीत करते हैं, साथ में वैल्यूएशन को देखते हैं कि आईटी की जो वैल्यूएशन अभी के समय क्या इंडिकेशन दे रही है और किस तरह की चीज़ें हम यहाँ से सीख सकते हैं। मीडिया ने भी अच्छा परफॉर्म किया, 1% के साथ में तेजी। फार्मा ने आधे % के साथ में उछाल। एनर्जी आज ठीक था। बाकी गिरने वाले सेक्टर्स की बात करें, रियल्टी 1% के साथ में नीचे। सरकारी बैंक्स, फाइनेंस, बैंक, इन सभी में आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब देखिए दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग कैसे हो गई। स्टार्ट निफ्टी ने किया था 25,200 के आसपास, तो स्टार्टिंग अच्छी थी मार्केट की। कल भी अच्छी तेजी मिली, आज के दिन भी अच्छी तेजी मिली और 25,000 का एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस बना हुआ था जिसको निफ्टी ने ब्रेक किया। ठीक है, तो ओपनिंग अच्छी हुई। उसके बाद में क्या हुआ, निफ्टी एकदम से गिरता है, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करता है 150 के आसपास, लेकिन फिर 12 बजे के आसपास निफ्टी नीचे आ जाता है और उसके बाद में कोई भी उछाल देखने को नहीं मिलता है। अब इसके पीछे का रीज़न हम देखते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, 11 बजे के आसपास एक न्यूज़ आती है जिसमें डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है वो डिक्लाइन करता है 250 पॉइंट्स अपने डे के पीक से। तो जब यूएस के फ्यूचर्स नीचे आते हैं तो इंडिकेशन मिलता है कि हो सकता है यूएस की मार्केट की ओपनिंग थोड़ी सी वीक हो जाए, और जब निफ्टी के अंदर अभी कोई डोमेस्टिक ट्रिगर नहीं होते हैं तो निफ्टी फिर वो यूएस के मार्केट के हिसाब से परफॉर्म करता है। अब देखिए आज की क्या सिचुएशन थी उसको देख लेते हैं। मार्केट ने ठीक ठाक सी ओपनिंग दिखाई और ग्लोबल सिचुएशन अभी के समय मिक्स है। डोमेस्टिक सिचुएशन कुछ अभी अपने पास में है नहीं, सब कुछ हो चुका है। आरबीआई की जो रेट कट सरप्राइज मिला था हमको 50 बीपीएस का, वो भी प्राइस इन हो चुका है। सबकी जो इम्पैक्ट है, रिएक्शन है, वो मार्केट ऑलरेडी आपको दे चुका है। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यूएस इन्फ्लेशन। यूएस इन्फ्लेशन का डेटा ड्यू है इस हफ्ते। अब मार्केट की जो नज़र है नेक्स्ट इवेंट पे है जो कि यूएस का इन्फ्लेशन होगा। अगर इन्फ्लेशन कम आता है, एक्सपेक्टेशन से नीचे होता है, तो मार्केट को एक अच्छा पुश मिल सकता है, क्योंकि मार्केट को अच्छा लगता है जब भी इन्फ्लेशन नीचे आता है, वो मार्केट के लिए प्लस पॉइंट होता है। और अगर इन्फ्लेशन ऊपर आता है तो मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो मार्केट के लिए माइनस पॉइंट बन जाता है। तो ये जो डेटा है ये अभी इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बना हुआ है। आगे चलते हैं। ये चीज़ हमने देख ली, यूएस के जो फ्यूचर्स थे उनको डिक्लाइन मिली। अब देखिए आईटी कंपनीज के स्टॉक्स ने क्यों अच्छा परफॉर्म किया। सबसे पहले आप देखोगे तो आईटी जो कंपनीज होती हैं वो ग्लोबल डिपेंडेंट होती है, यूएस के ऊपर मेजरली डिपेंडेंट है। तो यूएस के अंदर कुछ प्रॉब्लम अगर हो जाती है, यानी यूएस के अंदर कुछ ट्रबल आते हैं, तो आईटी कंपनीज में भी ट्रबल आते हैं। अब यूएस में अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, यूएस के अंदर जो चाइना के साथ में अभी टकराव है वो चल रही है। तो अगर इसको लेकर कुछ अच्छी खबर आती है तो आईटी कंपनीज के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, खराब खबर आएगी तो ऑब्वियस आईटी कंपनीज के स्टॉक्स वीक परफॉर्म करेंगे। तो न्यूज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिपोर्ट में बताया जा चुका है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स डिस्कशन के अंदर है चाइना के साथ। तो यूएस और चाइना के बीच में अगर कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, तो सेंटिमेंट काफ़ी अच्छे हो जाते हैं और उस वजह से जो आईटी कंपनीज उनके स्टॉक्स में अच्छी तेजी आती है। बाकी दोस्तों मार्केट को थोड़ा सा नीचे जाने का एक मौका मिला, क्योंकि जो गेन्स थे वो प्रॉफिट टेकिंग में बदल गए फाइनेंशियल्स के अंदर। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, तो ये आधे % से लेकर 1.5% के साथ में नीचे थे। फिर भी अगर आप देखोगे तो आईटी कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड टॉक है वो अच्छी जा रही है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से आईटी कंपनीज के स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। अब देखिए ये नॉर्मल है, जब भी बैंक्स और फाइनेंस नीचे आते हैं तो आईटी थोड़ा सा संभालने की कोशिश करता है। इसी वजह से निफ्टी के अंदर बैंक्स भी होते हैं, आईटी भी होते हैं टॉप होल्डिंग्स के अंदर। क्या आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी इसी तरह की है सिचुएशन, या फिर आपने कुछ और सेक्टर को
टॉप पे जगह दे रखी है फाइनेंस आईटी के अलावा। आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए आईटी के बाद में हम डिफेंस की बात करें तो आज के दिन डिफेंस ने भी अच्छा परफॉर्म किया। आईटी और डिफेंस ये दो जो सेक्टर हैं ये आज के दिन पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टर्स को अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखा रहे थे, क्योंकि आईटी के बाद में जो डिफेंस है वो 1% के साथ में ऊपर था। आईटी अगर 2% के साथ में ऊपर है तो ये 1% के साथ में ऊपर है। तो कल दोस्तों ने बातचीत की थी कि क्या डिफेंस से पैसा निकल कर बैंक्स में जा रहा है। हमने डिटेल में डिस्कशन किया था कि बैंक्स और ये जो फाइनेंस वाली कंपनीज है ये नॉर्मल कंपनीज है, कंसिस्टेंट कंपनीज है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। डेफिनेटली कुछ कंपनीज में हो सकता है बट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। कंपनीज मतलब अगर कोई फाइनेंस कंपनी है वो टेक के साथ में काम कर रही है, उसके साथ में फिनटेक जुड़ चुका है तो उसके अंदर अच्छी वैल्यूएशन मिल सकती है, उसको एक अच्छा पुश मिल सकता है। आईटी की बात करें तो आईटी भी नॉर्मल है, लेकिन आईटी के अंदर कुछ एआई वाली कंपनीज आ जाती है तो उनको अच्छी तेजी मिलती है। तो डिफेंस अभी भी गर्म है, डिफेंस के अंदर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा जिसमें नेगेटिवली रिवर्सल हो चुका हो। तो यस, डिफेंस की जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। अब देखिए निफ्टी की सिचुएशन को देखते हैं। निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने एक रिवर्सल तो दे दिया है, यहाँ पे निफ्टी अटका हुआ है इस रेंज के अंदर। 25,000 को ब्रेक किया बट एकदम से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि यहाँ से बड़ी तेजी बन गई हो, लेकिन चलो ठीक है, निफ्टी स्ट्रांग है। वीकनेस तो यहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। अब आगे चलते हैं, देखिए कुछ कंपनीज के ऊपर बातचीत करते हैं, फिर आईटी कंपनीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज के दिन किन कंपनीज के स्टॉक्स में बड़े एक्शंस देखने को मिले हैं। जो पहली कंपनी है वही कंपनी है जिसको कल हमने डिस्कस किया था, वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स। सीखने के हिसाब से डिस्कशन है, ऐसा कुछ नहीं है आपको कोई भी कंपनी का स्टॉक खरीदना है बेचना है, आपको वीडियो सिर्फ देखने के हिसाब से देखना है, ना कि खरीदने बेचने के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे 7% के साथ में उछाल है आज के दिन। पैनी कंपनी है, सुपर रिस्की, ऐसे जो भी कंपनीज होती है 1,500 करोड़ का मार्केट कैप, 1 से लेकर 5,000 करोड़ तक के भी मार्केट कैप वाली कंपनीज को मैं पर्सनली पैनी कंपनी बोलता हूँ, बाकी स्मॉल कैप भी उनको बोला जाता है। 42 का पी रेशियो अब इसमें हो चुका है। रीजन क्या है तेजी का, लग रहा है बाजार को कि अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट अच्छा कर रहा है तो उनके पोर्टफोलियो का जो AUM है वो भी बड़ा होगा और इनको अच्छी कमाई हो सकती है। इन्वेस्टर्स इनके पास में ज़्यादा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए लेकर आ सकते हैं। पिछले 5 दिन में पैसा 60% के साथ में बढ़ा है, देख सकते हैं पिछले 5 दिन में 60% के साथ में 20% के जो सर्किट है उसके साथ में स्टॉक जब ऊपर जाता है तो पैसा अच्छे बन जाते हैं। बट सुपर रिस्की है, ये चीज़ आपको नोट करके चलना है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी डिब्बी आई थी जहाँ पे इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो गए थे कि क्या करें, लेकिन जब ऐसी जो भी कंपनीज होती है जहाँ पे अच्छे पैसे बनते हैं वहाँ पे जब स्टॉक नीचे आते हैं तो गिरते भी हैं। अब देखो यहाँ पे क्या एक रिवर्सल था, वॉल्यूम्स भी अच्छे थे। वॉल्यूम्स अगर आपने देखोगे तो वॉल्यूम्स एक इंडिकेशन दे रहे थे कि यहाँ पे अच्छे रिवर्सल आ चुके हैं। जब पहला 20% का सर्किट लगा था तब अच्छे वॉल्यूम थे तो वहाँ पे एक रिवर्सल मिल चुका था। उसके बाद में एक और 20% इन्वेस्टर्स को मिला और आज का जो 7-8% है वो भी इन्वेस्टर्स को मिला। तो ऐसे देखते हैं इन्वेस्टर्स अपने रिवर्सल्स को, इस तरह से स्क्रीन करती है कंपनी के स्टॉक्स को। अब देखो ये जो स्टॉक है फंडामेंटली कैसा है, क्या कुछ है इसके अंदर, इसके ऊपर हमने बातचीत की थी कल के दिन। कल का वीडियो अगर आपने देखा नहीं तो आप इसको जरूर से देख लेना। अब देखिए दोस्तों हम आते हैं आईटी कंपनीज के ऊपर। परसिस्टेंट सिस्टम बहुत बढ़िया परफॉर्म, 3% के साथ में उछाल। कंपनी का जो स्टॉक है अभी के समय 65 के पीई रेशियो पर परफॉर्म कर रहा है। अब ये जो भी कंपनीज है ना, आईटी कंपनीज के जितने भी स्टॉक्स आज चले हैं वो मैक्सिमम हाई पी वाले कंपनीज के स्टॉक्स हैं। हाई पी मतलब आप बोल सकते हैं इनकी जो प्राइस है वो ज़्यादा है, महंगे हैं, प्रीमियम पे है। अब इसके पीछे रीज़न होता है, क्या रीज़न है उसको चेकआउट कर लेते हैं। परसिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन ज़्यादा होने के पीछे का रीज़न है इसका एआई पर एक्सपोजर अच्छा खासा होना। जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया वहाँ पे कंपनीज को अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है, क्योंकि उन कंपनीज के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, उन कंपनीज के प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि एआई का एक्सपोजर है तो कंपनीज को अच्छी वैल्यूएशन दे दी। यहाँ पे कंपनी प्रूफ भी कर रही है अपनी क्वालिटी को, अपनी वैल्यूएशन को जस्टिफाई भी कर रही है नंबर्स को अच्छे देते हुए। वो कैसे चेक कर सकते हैं, आप जब भी नंबर्स को देखते हैं, जैसे अभी नंबर्स आते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, इनकी एक्सपेक्टेशंस आती हैं। एक्सपेक्टेशंस वैल्यूएशन के हिसाब से होती है तो उसके अच्छे नंबर्स आते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से। जो भी एक्सपेक्टेशंस है तो उसको हम अच्छे बोलते हैं क्योंकि वैल्यूएशन जस्टिफाई वहाँ पे हो जाती है। तो देखिए कोविड के बाद में कंपनी की बिल्कुल ही सिचुएशन बदल गई, क्योंकि कंपनी का जो टेक था वो बिल्कुल चेंज हो गया। एआई के ऊपर फोकस्ड यहाँ पे कंपनी हो चुकी है काफ़ी हद तक। तो ये जो रीज़न है कंपनी के स्टॉक की अच्छी वैल्यूएशन, साथ में यहाँ से भी अच्छी ग्रोथ आने के पीछे का है। 20 गुना पैसा हुआ है पिछले 5 साल में और अभी भी स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छे स्विंग निकले थे। अभी आप देखोगे तो अटका हुआ है 6000 के आसपास। अगर ये ब्रेक करता है तो ऑल टाइम हाई इसका अगला रेसिस्टेंस चार्ट के अंदर देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स इन कंपनीज को चेकआउट करते हैं। अब यहाँ पे आप नोट करोगे तो आप गूगल में जैसे भी लिखोगे स्टॉक का नेम, स्टॉक की डिटेल्स आपको मिलेगी, चार्ट वगैरह सब कुछ, तो नीचे आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जितनी भी कंपनीज की एक्सपेक्टेशंस का डेटा था
उनकी डिटेल आपको मिलेगी यहाँ पे अर्निंग्स में कि ईपीएस बीट हुआ है यानी एक्सपेक्टेशन से अच्छे रिजल्ट है, ईपीएस मिस हुआ है यानी एक्सपेक्टेशन से खराब रिजल्ट है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बीट मिस इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जितना कितना बीट हुआ है, कितने परसेंट से बीट हुआ है। यानी 100 करोड़ के प्रॉफिट आने की एक्सपेक्टेशन थी और प्रॉफिट आ चुका है 101 करोड़, यानी 1% के साथ में बीट हुआ है। अब वही जो प्रॉफिट है वो 120 करोड़ का आ चुका है, तो 20% के साथ में बीट हुआ है। तो ज़्यादा जितने परसेंट के साथ में बीट होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और रिजल्ट कैसे थे, वाई बेसिस में 23% के साथ में ग्रोथ थी। इसको भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो डिटेल में आपको रिजल्ट दिख जाएगी कंपनीज के। LTI माइंडट्री इसने भी अच्छा परफॉर्म किया, 2.5% के आसपास का जंप है। वैल्यूएशन आप स्क्रीनर पे देख सकते हैं क्योंकि मर्जर के बाद की वैल्यूएशन यहाँ पे दिख नहीं रही है। बाकी चार्ट के पैटर्न को देखो तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। नई तेजी क्यों नहीं बन पा रही है, जो भी इन्वेस्टर सपोर्ट पे देख रहे हैं इसको उसी को फायदा हो रहा है। सपोर्ट टू रेसिस्टेंस के अंदर यहाँ पे गेम चल रहा है। कभी कंपनी के स्टॉक की 40% के साथ में ग्रोथ आती है, कभी 30% के साथ में, यहाँ तक पहुंचेगा तो हो सकता है 50% के साथ में। तो यही अभी कंपनी के स्टॉक में चल रहा है। ये एक मेजर सपोर्ट बना हुआ था जहां से कंपनी के स्टॉक ने अच्छी तेजी पकड़ी। तो रीजन दोस्तों ये है कि कंपनी का ईपीएस मिस यानी नंबर्स एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली पुअर थे। कितने, 3% के साथ में इसने एक्सपेक्टेशंस को मिस किया था। रिजल्ट कैसे हैं, परसिस्टेंट में आपने देखा मोर देन 20% के साथ में ग्रोथ है, यहाँ पे 9% के साथ में ग्रोथ है। तो जितनी जैसी ग्रोथ उतनी अच्छी वैल्यूएशन, उतनी अच्छी ग्रोथ स्टॉक के प्राइसेस में मिलती है। बट कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये चीज़ आपको पता ही है। कोफोर्ज की बात करते हैं तो 2% के साथ में उछाल। यहाँ पे वैल्यूएशन मत देखना क्योंकि गलत मेंशन कर रखी है 14 का पीएस का। एक्चुअल जो इसकी वैल्यूएशन आपको screener.in पर देखने को मिल जाएगी जो कि है 73 की, 61,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का। और इसमें दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिल चुका है, स्टॉक 45% के साथ में ऊपर जा चुका है। देखो ट्रेडिशनल जो आईटी कंपनीज हैं, LTI, टेक महिंद्रा, साथ में हम TCS बोल सकते हैं, विप्रो, इन्फोसिस, ये जो कंपनीज हैं ये हो चुकी है। इनमें जो हाई ग्रोथ हम देखें तो HCL टेक और L&T को मान सकते हैं। लेकिन जो मिड कैप टू लार्ज कैप बनी है जिसमें अच्छी ग्रोथ है, AI का एक्सपोजर है, वो है कोफोर्ज, परसिस्टेंट। और भी कंपनी है बट ये जो दो कंपनीज हैं जब से आई थिंक चैनल बना है इनके ऊपर अपन की जो कमेंट्री है, रिसर्च जारी है, क्योंकि इन कंपनीज में जो ग्रोथ है वो बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे पैसे बने हैं। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, देखते हैं कि अपनी रिस्क कितनी है, मतलब रिस्क कम लेना है तो इन कंपनीज के साथ में जाते हैं, रिस्क ज़्यादा लेना है तो इन कंपनीज के साथ में जाते हैं, और बड़ा रिस्क लेना है तो उसके हिसाब से भी आगे कुछ कंपनीज है वो उसके हिसाब से देखते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं, 2 3 4 जो भी कंपनीज है रिस्क कैटेगरी के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। और नहीं आता है समझ में तो कुछ नहीं करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर इसी सेक्टर का फायदा उठाना है तो सेक्टोरियल फंड भी होते हैं। ठीक है, तो सब कुछ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब देखो एफिल इंडिया, इसने भी अच्छी तेजी दिखाई, जो हाई रिस्क की हम बोलेंगे क्योंकि ट्रेडिशनल ना ही आईटी कंपनी है, ये एडवर्टीजमेंट वाली कंपनी है। 3% के साथ में जंप इसमें आज देखने को मिला है। अगर आप देखोगे तो कुछ समय पहले रशिया यूक्रेन के टाइम पे 900 रुपीज़ का स्टॉक था, अभी के समय 1900 हो चुका है, मोर देन डबल ये हो चुका है। सो यहाँ से भी अच्छी ग्रोथ मिली है और स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है काइंड ऑफ हम कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। और उसके पीछे का रीज़न क्या है वो देखते हैं। बाकी वैल्यूएशन इसकी भी प्रीमियम पे है क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। कंसिस्टेंट ग्रोथ के पीछे का रीज़न है इसकी कंसिस्टेंट प्रॉफिट का आना। 135, 215, 245, 300, 382 इतना हो चुका है बीच में कार्यक्रम, रशिया यूक्रेन, कभी क्या ट्रेड वॉर, लेकिन कंपनी ने अपना प्रॉफिट नहीं गिराया है। एक तो प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी दी है, साथ में कंसिस्टेंसी दी है, इसी वजह से इसने बीट किया है काफ़ी सारी कंपनीज को और स्टॉक का जो प्राइस है वो अच्छा कर रहा है। एक और कंपनी है टेक में, AI के लिए, जिसमें डेटा सेंटर वाला काम है इस कंपनी का। और मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कंपनी के नंबर्स, पहली बात तो आप ये देखो अच्छे थे, बीट किया था एक्सपेक्टेशन को 28% के साथ में। ग्रोथ कैसे मिली, AI की वजह से 55% का वाई ऑन वाई बेसिस का रेवेन्यू बढ़ चुका है, जो कि बहुत अच्छा माना जा सकता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी हाई थी क्योंकि वैल्यूएशन इसकी अच्छी थी। अब इसके पीछे का दोस्तों रीज़न ये है कि डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ रही है, और डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ने के पीछे का रीज़न है AI और जो बाकी क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये सभी जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए। चार्ट अगर आप देखोगे तो चार्ट आपको काफ़ी सुनहरा देखने को मिलेगा। तो इस वजह से AI जो कंपनीज़ है, जो डेटा सेंटर वाली कंपनीज़ अपने इंडिया में जैसे कि नेटवेब है, इनकी डिमांड बढ़ रही है और इनके प्रॉफिट्स की जो ग्रोथ है वो अच्छी निकल के आ रही है।
तो अभी भी आप देखोगे ना तो स्टॉक की जो वैल्यूएशन 96 के आसपास है। अब ये जस्टिफाई करती है या नहीं वो आपने देख लिया अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट में। आगे रिजल्ट कैसे आते हैं वो किसी को नहीं पता है, लेकिन हाँ अभी तक तो कंपनी की वैल्यूएशन कंपनी जस्टिफाई करके चल रही है क्योंकि नंबर्स बहुत अच्छे कंपनी दे रही है। इस तरह से अपन देख सकते हैं, चीज़ों को पता कर सकते हैं। अब देखिए स्टॉक का पैटर्न आपको बताएगा कि ये गिरावट हो चुकी है, लेकिन उसके बाद में एक रिवर्सल भी आ चुका है और अच्छे वॉल्यूम और अच्छी रिजल्ट के बाद में रिवर्सल आए हैं, विच इज़ गुड। आगे चल के देखते हैं तो यहाँ पे ग्रोथ कितनी निकल गई, 32% के साथ में ऊपर जा चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करा है निफ्टी के हिसाब से। ब्रेकआउट्स होते हैं तो तेजी, ब्रेकडाउन होते हैं तो मंदी। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। बाकी जब भी कुछ भी इंटरेस्टिंग यहाँ पे बनेगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ अभी के समय नंबर्स को देखें, सिचुएशन को देखें, चार्ट के पैटर्न को देखें तो स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी आपको क्या लगता है ऑल टाइम हाई पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले हम वैल्यूएशन के ऊपर बातचीत करते हैं। देखो ये निफ्टी आईटी है। निफ्टी आईटी की वैल्यूएशन कितनी है, 28। निफ्टी की वैल्यूएशन कितनी है, निफ्टी की वैल्यूएशन आई थिंक 22 और निफ्टी बैंक की वैल्यूएशन आई थिंक 18 या 14 के समथिंग है। ठीक है, तो निफ्टी बैंक और निफ्टी से भी महंगा है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी सबसे महंगा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो होता क्या है, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे वैल्यूएशंस के बॉटम बने थे। अगर कोविड से पहले हम होते अभी तो हम यहाँ पे हम बॉटम की एक्सपेक्टेशंस करते हैं विच इज़ 15 का पी। निफ्टी के अंदर भी हमने क्या देखा कि 19-20 के आसपास का जो पी था वो बॉटम था। काफ़ी बार निफ्टी उसी पर आके रिवर्स हो चुका है, तेजी दे चुका है, तो वो चांसेस काफ़ी हाई थे और वैसा भी हमने देखा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब दुनिया बदली है। कोविड के बाद में चीज़ें चेंज हुई है, कोविड के बाद में बिजनेसेस चेंज हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम, ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से दुनिया बदली है। टेक दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वजह से क्या होता है वैल्यूएशन भी इनकी बदल चुकी है। अब वैल्यूएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पे काफ़ी ऊपर चला गया था निफ्टी आईटी, और यहाँ पे कोविड के बाद में जो पहला करेक्शन बना था निफ्टी आईटी में वो यहाँ तक का बना था, यानी 24-25 के आसपास की पीई रेशियो तक। उसके बाद में निफ्टी ने तेजी दिखाई। ये सेकंड जो करेक्शन अभी बना ट्रेड वॉर के चक्कर में, तो इसकी जो बॉटम है हम यहाँ की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। बातचीत दोस्तों हमने की थी कि अगर आप अभी का डेटा देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये बॉटम्स बनते हैं और इसी बॉटम के आसपास से निफ्टी आईटी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो गैप है क्या, जी हाँ दोस्तों गैप तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या ये फिल कर पाएगा या फिर नहीं वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो अब क्या है, स्टॉक्स होते हैं, लो रिस्की स्टॉक्स होते हैं, हाई रिस्की स्टॉक्स होते हैं, सुपर हाई रिस्की स्टॉक्स होते हैं। लो रिस्की में लो रिटर्न्स, हाई रिस्की में हाई रिटर्न्स, सुपर हाई रिस्की में सुपर हाई रिटर्न्स, जो हम अभी देख चुके हैं। अब इन्वेस्टर्स को नहीं आ रहा है समझ में तो फिर वो म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं। ऑप्शंस होते हैं आईसीसी प्रू टेक्नोलॉजी फंड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको खरीदना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि फंड्स भी होते हैं और वो इंडेक्स के हिसाब से परफॉर्म करते हैं और मोर देन इंडेक्स भी रिटर्न्स वो देते हैं, क्योंकि इनके पास भी आईटी कंपनीज होती है। पोर्टफोलियोज की जांच पड़ताल आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ये खरीदना है, क्योंकि बहुत सारे फंड्स हैं, आप खुद देखिए अपने हिसाब से देखिए सीखिए। एसबीआई टेक फंड, इसके अंदर आई थिंक ग्लोबल एक्सपोजर भी है, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इस तरह की कंपनीज भी हैं, तो इनको भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंडेक्स अच्छा करेगा तो ये जो फंड्स हैं ये भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छी बात यह है कि इनके अंदर कोई भी 1 साल की लॉक इन पीरियड नहीं होता है। जो भी सेक्टर वाले फंड होते हैं, चाहे डिफेंस हो या आपकी आईटी हो, बैंक्स हो, इनमें 15 डेज से लेकर 1 महीने तक का लॉक इन होता है कि 1 महीने बाद आप बेचोगे तो कुछ नहीं देना पड़ेगा, 1 महीने से पहले या 15 डेज से पहले आप दोगे तो कुछ एग्जिट लोड इनको देना पड़ेगा। जो नॉर्मली स्मॉल एंड मिड कैप जो फंड्स होते हैं या लार्ज कैप फंड्स होते हैं उनमें 1 साल होता है, यहाँ पे 1 साल जैसा कुछ नहीं होता है। वो इसीलिए क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियस है वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग भी देखेगा, और वो हो सकता है लॉन्ग टर्म नहीं, वो मीडियम टर्म के लिए देख रहा हो। तो जब भी अपन फंड्स चूज करते हैं, इन्वेस्टर्स फंड चूज करता है, एग्जिट लोड देखता है, एक्सपेंस रेशियो भी वो देख लेता है कि अनरियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो ना हो, लेस देन 1% हो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस रेशियो तो फिर उसको अवॉइड करता है। बाकी एग्जिट लोड ये सब चीज़ें इन्वेस्टर्स देख के चलता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बाकी बैंक्स फाइनेंस के ऊपर अगर आपको किसी तरह की रिसर्च देखनी है तो यहाँ पे आप इस वीडियो को देख लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।